नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद। साथियों, सभी को राम राम सा, सभी को जय माता जी री सा, सभी को खमा घनी हुकम। साथियों, अपन लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं अपनी नवीनतम समसामयिकी की यानी करंट अफेयर की कक्षा को। आज 25 मई 2020 और इससे संबंधित जितने भी रिलेटेड फैक्ट है ना, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। साथियों, इन प्रश्नों को लाने में काफ़ी कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, आप लोग समझ रहे होंगे। तो मित्रों, आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है, एक दायित्व बनता है कि आप इस अपने ये जो चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसे पहुंचाइएगा साथियों। और निश्चित तौर पर है ना, एक अपना ये जो परिवार है बड़ा होना चाहिए साथियों। हंस वाहिनी जो परिवार है, माँ भवानी की कृपा हम सब पर बनी रहेगी। और जितना भी ज़्यादा हो सके इस कक्षा को आप लोग मित्रों यानी अन्य अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सअप, जहाँ भी है, जिस माध्यम से भी आप है ना सर्च करो, पर्सनल मिलकर भी ऐसा कर सकते हो साथियों, क्योंकि ये अच्छी चीज़ है। इसको आप प्रसार करने में बिल्कुल है ना संकोच न कीजिएगा। और ये टारगेट बनाइएगा कि कम से कम 20 सदस्य मुझे जोड़ने हैं, क्योंकि जितना भी ज़्यादा है ना मतलब हम हमारे सदस्य जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा हम मजबूत होते आएंगे, निखरते आएंगे। और इस पूरी हमारी जो टीम है हंस वाहिनी की, इसका भी मनोबल बढ़ेगा साथियों। आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कक्षा उपलब्ध कराने की हमने जो जिम्मा लिया है, हमने जो जिम्मेदारी ली है, हम उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं साथियों। तो आपको क्या करना होगा, बस आपको यही काम करना है, कम से कम है ना हर एक व्यक्ति टारगेट लो, कम से कम 20, कम से कम 20, अधिकतम कितने ही हो सकते हैं, 20 सदस्यों को आप लोग जोड़ो साथियों, सब्सक्राइब करवाओ है ना। अन्य और सारी चीज़ें अगले पर निर्भर है, अगला बंदा शेयर करे या न करे, क्योंकि उसको अच्छी लगने पर डिपेंड है, ठीक है। तो मित्रों, हम जैसा भी प्रयास कर रहे हैं बेहतर करने की कोशिश करते हैं, और इसका मूलभूत जो ताकत है वो आप लोगों से ही मिलती है साथियों। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप इसमें सहयोग करें अपने परिवार को है ना, और आगे है ना बढ़ाने के लिए, क्योंकि अच्छी चीज़ है ये। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की अपन इस कक्षा को। आज की कक्षा में हम है ना कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे संबंधित रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा, और साथ साथ में आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन भी पूछूंगा, और आपके लिए मोटिवेशन कोट भी मैं लेकर आया हूँ। तो साथियों, शुरू करते हैं हम आज की कक्षा को। सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया है। तो मित्रों, राष्ट्रमंडल दिवस की बात करेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 24 मई। राष्ट्रमंडल जो दिवस है कब मनाया गया, 24 मई को मनाया गया साथियों। और अब बात करेंगे अपन ये 24 मई को क्यों मनाया जाता है। 24 मई को ही ध्यान रखना, 24 मई 1819 को रानी विक्टोरिया का क्या होता है, जन्म होता है। उसी जन्म दिवस के रूप में ये राष्ट्रमंडल है ना जो दिवस है वो मनाया जाता है। और मित्रों, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रमंडल शब्द जब दिमाग में आता है तो आपके दिमाग में भी आता है राष्ट्रमंडल गेम्स भी होते हैं, राष्ट्रमंडल देशों है ना। अब राष्ट्रमंडल देश है वो कौन कौन से होते हैं। तो मित्रों, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि राष्ट्रमंडल जो देश है उनके अंदर है ना, जिसे हम कॉमनवेल्थ भी कहते हैं, कुल 54 देश है। उसमें कितने देश हैं, 54 देश है, ठीक है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये जो राष्ट्रमंडल देश है ना, इसमें कुल कितने देश हैं, 54 देश है। अब मैं एक चीज़ आपको यहाँ साथ साथ में बता देता हूँ। आपने एक चीज़ सुनी होगी है ना, हाई कमीशन की, और या एक तो हाई कमीशन होता है, एक एम्बेसडर। हाई कमीशन को हम कहते हैं उच्च आयोग, क्या कहते हैं, उच्च आयोग। और एक कहते हैं अपन है ना एम्बेसडर यानी राजदूत। तो इन दोनों में क्या फ़र्क रहता है, कई बच्चे ऐसे प्रकार के प्रश्न पूछ लिए करते हैं ना। तो हाई कमीशन और एम्बेसडर में क्या फ़र्क होता है, उच्चायोग व राजदूत में क्या फ़र्क होता है, देखिएगा। अगर उच्चायोग की बात करेंगे मित्रों, तो उच्चायोग है ना उन्हीं देशों में होता है, ध्यान दें मेरी बात को गौर से सुने, उच्चायोग उन्हीं देशों में होता है वह देश पहले कभी अंग्रेजों के अधीन रहे हो, अंग्रेजों का वहाँ पर क्या रहा हो, उपनिवेश रहा हो, तो वो उन देशों में क्या होता है, उच्चायोग होता है, मतलब हाई कमीशन होता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। और कॉमनवेल्थ जो मैंने बताया 54 देश हैं, ठीक है। ऐसे जो देश कितने, 54। और एम्बेसडर राजदूत है ना उन देशों में होता है जहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं रहा। ये बात महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बताई है साथियों। और अब अपन क्या करेंगे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज अपना इंपॉर्टेंट डे वाला प्रश्न है, ये पूरा हुआ, ठीक है। अब साथियों, अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच कितने आमद बंदरगाह जोड़े गए हैं। मित्रों, बात आती है आमद बंदरगाह की, तो आपके दिमाग में ये बात जरूर आई है कि आमद बंदरगाह क्या होता है। साथियों, आमद बंदरगाह वह होता है जिस बंदरगाह का प्रयोग दोनों देश करते हैं, यानी दो देश मिलकर करते हैं,
तो ये जो बंदरगाह है इन्हें कहते हैं आमद बंदरगाह। क्या कहते हैं? आमद बंदरगाह। अब बात आती है कितने, है ना, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच कितने आमद का बंदरगाह और जोड़े गए हैं। पहले भी थे लेकिन अब और जोड़े गए हैं। पहले साथियों, पहले इनकी संख्या थी 6। ध्यान देना, मैं ये उत्तर नहीं बता रहा हूँ, पहले की बता रहा हूँ। पहले इनकी संख्या थी आमद बंदरगाहों की कितनी? 6। और अब कितनी हो गई है? यानी अब 5 और जोड़ दिए। मतलब आज का उत्तर हमारा क्या है दूसरे प्रश्न का? 5 है ना, 1 नंबर विकल्प 5। ठीक है, 5 आमद बंदरगाह जोड़े गए हैं। और तो अब टोटल कितने हो गए? तीसरे ऑप्शन में जो दे रखा है 11। अब कुल 11 आमद बंदरगाह हो गए भारत और बांग्लादेश के मध्य। बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। दोनों देश इसका क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। पहले 6 थे, है ना, अब 5 और जोड़ गए, कुल कितने हो गए? 11 आमद बंदरगाह। मतलब दोनों देश प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब बांग्लादेश की बात आती है साथियों। कितना अच्छा प्रश्न आता है। बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है? ढाका है ना। ढाका की मलमल, है ना, विश्व विख्यात, पहले भी थी अब भी है। और यहाँ की जो करेंसी है वो टक्का है साथियों। और अगर प्रधानमंत्री की बात करें शेख हसीना, और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति की बात करें तो अब्दुल हामिद, आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये थे महत्वपूर्ण फैक्ट इससे संबंधित। अब अपन बात करेंगे मित्रों, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ यहीं पर। अगर भारत और बांग्लादेश की बात आए मित्रों, तो भारत बांग्लादेश के मध्य एक अच्छा सा युद्ध अभ्यास होता है। और उस युद्ध अभ्यास का नाम है संप्रति। क्या नाम है? संप्रति युद्ध अभ्यास। ठीक है, ये संप्रति युद्ध अभ्यास अभी आप लोगों को, है ना, इसकी जानकारी हुई होगी, पीछे हुआ था ना मेघालय में। ठीक है, तो भारत बांग्लादेश के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास होता है? संप्रति युद्धाभ्यास। आप ये भी याद रखिएगा। अब अपन बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपना है 3 नंबर की। हाल ही में विश्व की सबसे अमीर महिला एथलीट कौन बनी है? हाल ही में विश्व की सबसे अमीर महिला एथलीट कौन बनी है? मतलब सबसे ज़्यादा पैसों वाली महिला एथलीट का नाम बताना है। तो अब यहाँ नाम है कैरोलिना मारिन, सेरेना विलियम्स, नाओमी ओसाका और पीवी सिंधु। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर 3 नंबर सही है। नाओमी ओसाका बन गई है विश्व की सबसे अमीर एथलीट, मतलब खिलाड़ी, जो महिला खिलाड़ी है ये बन गई है। तो अब ये एक थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना, कौन बनी है? नाओमी ओसाका। ठीक है, अब बात आती है नाओमी ओसाका है कहाँ की है? तो आप ये भी जान लेना कहाँ की है, जापान की है। और जब जापान की बात आई है तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए, जापान की ये कौन सी है? टेनिस खिलाड़ी है भाई। कौन सी खिलाड़ी है? कौन सी गेम खेलती है ये? टेनिस स्टार। ठीक है, और अब मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि जापान की बात आती है तो जापान की राजधानी साथियों कौन सी है? टोक्यो है। करेंसी कौन सी है? येन है। पीएम कौन है? शिंजो अबे है। संसद डाइट, ध्यान रखना भी, दोबारा सुन ले। जापान की राजधानी टोक्यो, करेंसी येन। ठीक है, पीएम की बात करेंगे तो शिंजो अबे। और संसद, यहाँ के संसद का नाम क्या है? डाइट। संसद का नाम क्या है? डाइट। ठीक है, तो ये एक अच्छे प्रश्न जितने हो सकते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, और ये जो सूची जो जारी की है ना, फोर्ब्स ने सूची जारी की है, तो ये भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, और फोर्ब्स एक स्वतंत्र पत्रिका है किसकी? अमेरिका की, यूएसए की, जिसकी स्थापना 1917 में हुई थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन लोग, है ना, एक और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा की है? यानी जो ओपन, एक प्रकार के ओपन स्काई टेरिटरी यानी संधि थी, इस संधि से बाहर हो गया है कौन? एक देश। पहली बात तो ये ओपन स्काई संधि क्या है मित्रों? खुले आसमान में किसी दूसरे देश की निगरानी करने के लिए, निगरानी की जा सकती है, निगरानी करने की ये संधि थी। ठीक है, इन देशों के मध्य हुई थी खुले आसमान में। मतलब जैसे मान लो ये संधि अगर, इस संधि के अंदर मान लो भारत व चीन शामिल है, तो भारत की जो भारत है वो ये, है ना, ऊपर से निगरानी कर सकता है कि चीन में क्या क्या हो रहा है, और चीन निगरानी कर सकता है भारत में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसका अर्थ आप लोग समझ गए होंगे, महत्व है। ठीक है, इस संधि के अंदर मित्रों कुल 35 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे? 35 देश शामिल थे। 35 देशों के मध्य ये संधि हुई थी। ठीक है, और अब क्या हुआ है, इस संधि से, है ना, एक दूसरे देश पर निगरानी करने के लिए इस संधि से बाहर कौन हो गया है? अमेरिका इस संधि से बाहर हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन लोग, यानी इसी से जुड़ा हुआ और अच्छा फैक्ट की, ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। ठीक है, और आपको ये भी याद होगा कि अमेरिका ने हाल ही में, है ना, चाइना के जो सारी कंपनी थे, चाइना की कंपनियां, है ना, स्टॉक एक्सचेंज में उसको क्या कर दिया? डी लिस्ट कर दिया, और नई आगे जोड़ने की घोषणा भी इन्होंने कर दी है। चाइना और अमेरिका के बीच में तनातनी
हो रही है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हो अमेरिका अब काफ़ी क्षुब्ध है चाइना के ऊपर कोरोना वायरस को मद्देनज़र देखते हुए, है ना, क्योंकि अमेरिका के अंदर कोरोना ने तांडव मचा रखा है। वहाँ पर लगभग 1,10,000 और से 1,20,000 के आसपास लोगों की क्या हो चुकी है, मौत हो चुकी है मित्रों। हमारे यहाँ पर इतने केस हो गए हैं, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं साथियों, अगले प्रश्न की ओर भी हम पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? प्रश्न नंबर अपना 5 की हाल ही में किस राज्य सरकार ने उद्यमिता स्टार्टअप फंड शुरू किया है? उद्यमिता स्टार्टअप फंड शुरू किया है हाल ही में, किस सरकार ने ऐसा काम किया है? तो साथियों जब इस सरकार की बात आती है तो इसमें आज का हमारा उत्तर होगा साथियों यूपी, उत्तर प्रदेश ने, यानी यही राज्य सरकार ने उद्यमिता स्टार्टअप फंड क्या किया है, शुरू किया है, ठीक है। तो इसका अपना उत्तर क्या हुआ? यूपी सरकार ने, ठीक है। लगभग कितने करोड़ रुपए का? 15 करोड़ रुपए का ये है ना स्टार्टअप इन्होंने शुरू किया है, 15 करोड़ रुपए का। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो खूब सारी बातें आप जानते होंगे, 2-4 बात मैं आपको पुनः बता देता हूँ रिवाइज के लिए। लखनऊ यहाँ की राजधानी है, योगी यहाँ के सीएम हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। अगर पशु की बात करो आप लोग जानते होंगे, है ना, बारहसिंगा के बारे में आपने पढ़ा होगा, पक्षी क्रौंच या सारस, है ना। और पुष्प की बात करें तो पलाश, वृक्ष अशोक, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़कर आ रहे हैं। कुछ योजना भी है ना, जियोटेक, कम्युनिटी किचन की शुरुआत की, वर्चुअल अदालतों में ऑनलाइन सुनवाई की शुरुआत की, प्रवासी मित्र राहत ऐप भी इन्होंने शुरुआत किया, आरोग्य सेतु ऐप भी क्या हुआ, अनिवार्य कर दिया। गोरखपुर टेरिकोटा जीआई टैग, है ना, ये भी महत्वपूर्ण है क्या कि भाई गोरखपुर कोटा जीआई टैग, मतलब गोरखपुर की जो टेरिकोटा उनको क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। ये भी काफ़ी हमने बात कर ली है ना। ये टेरिकोटा क्या होता है? दोमट मिट्टी के बर्तनों पर कलाकृतियाँ, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। जीआई टैग से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको लगातार बता रहा हूँ। राजस्थान में ब्लू पोट्री को है ना दिया गया है जीआई टैग, ठीक है, ध्यान रखना। और भी कई तथ्य मैं आप लोगों को निरंतर बताता रहूँगा। अब अपन चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। ये उत्तर प्रदेश की सारी बातें हमने कर ली है जितनी हो सके उसकी। और अब अगला प्रश्न है अपना कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? यानी संयुक्त राष्ट्र, देखो भारत का ओहदा लगातार विश्व बिरादरी में बढ़ता ही जा रहा है। ये एक बहुत अच्छा संकेत है। भारत मुझे लगता है वास्तव में विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत में नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में पदभार क्या किया है, ग्रहण किया है। लेकिन किसने किया है ये हमें जानना है, यानी ये जो पदभार ग्रहण किया किसने है। तो साथियों इनमें से हमें कोई एक उत्तर का चुनाव करना है। अगर अपन विकल्प में देखें तो TS त्रिमूर्ति हैं, इन्होंने हाल ही में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में क्या किया है, पदभार ग्रहण किया है। किसमें? संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ में। अब बात करते हैं, यानी अपन अगर बात करें TS त्रिमूर्तियों की मित्रों, तो ये 1985 विदेश सेवा के, है ना, अधिकारी है, ध्यान रखना। 1985 बैच के विदेश सेवा के अधिकारी थे और इनको यहाँ पर क्या किया गया, नियुक्त किया गया है। और अब बात करें साथियों यूएन की, है ना, यूएनओ की, तो ये तो सारी चीज़ आप लोग जानते ही हो। 24 अक्टूबर, है ना, ध्यान देना, 24 अक्टूबर 1945 को इनकी क्या हुई, स्थापना न्यूयॉर्क में। और एंटोनियो गुटेरेस इनके क्या है, आप सब लोग जानते होंगे, अभी अध्यक्ष है। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो 24 अक्टूबर है ना, अंतर्राष्ट्रीय यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रख लेना। और अब अपन अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 7वां कि हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है? तो देखिएगा, 1 नंबर अगर बात करें अमेजन, 2 नंबर फ्लिपकार्ट, 3 नंबर स्नैपडील और 4 नंबर हो गया आपका फेसबुक। तो इसमें अगर अपन बात करें तो हमारा जो उत्तर है साथियों वो है 1 नंबर विकल्प ही सही है, अमेजन। अमेजन ने क्या किया है, ई-कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की क्या की है, शुरुआत की है। किसने की है? अमेजन ने किया है। तो ये हमारा हुआ उत्तर। अब बात करते हैं यानी अपन इसके बारे में, अमेजन के बारे में। साथियों जब आप अमेजन की बात करोगे तो अमेजन की जो स्थापना कब हुई, 1994। और की किसने? जेफ बेजोस, ठीक है, जेफ बेजोस ने क्या की है, स्थापना की है। ये इसके क्या है, अभी भी CEO है, अध्यक्ष है, तो ध्यान रखना, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ करंट की,
ये जो अमेजन है ना, इसने 2024 तक मानव को चंद्रमा पर भेजने की एक योजना भी बना रखी है। तो ध्यान रखना, ये अमेजन ने ही बना रखी है, 2024 तक मानव को चंद्रमा पर भेजने की इनकी योजना है। ठीक है, अमेजन 1994 में जेफ बेजोस इसके क्या है, संस्थापक, अभी वर्तमान में सीईओ अध्यक्ष भी हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। अब बात करते हैं अपन लोग किसके बारे में, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, अगला प्रश्न है अपना, हाल ही में ताइवान के राष्ट्रपति के तौर पर दूसरी बार किसने शपथ ली है। ध्यान देना भाई, ताइवान एक देश है, ठीक है, इनके राष्ट्रपति बने अब, वो भी दूसरी बार, है ना। किसने शपथ लिया मतलब लगातार दूसरी बार। अब बात करते हैं इनमें से है कौन। तो यहाँ पर विकल्प है, एक तो मून जे इन, गोताबाया राजपक्षे, त्साई इंग-वेन, किम जोंग। साथियों, कुछ प्रश्न को हल इस प्रकार कर सकते हैं, उत्तर जब हमें खुद का नहीं पता है तो अन्य चीज़ों से हल कर सकते हैं। कैसे, देखो, अगर पहले विकल्प में बात करें मून जे इन, तो साथियों ये जो मून जे इन है, हम जानते हैं अच्छी तरह से, है ना, साउथ जो कोरिया है उनके क्या है ना, राष्ट्रपति है मून जे इन। ठीक है, और गोताबाया राजपक्षे आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कहाँ के हैं, श्रीलंका के राष्ट्रपति है ना। गोताबाया और महिंद्रा राजपक्षे दोनों भाई भाई की सरकार मैंने आपको बता रखी है। और त्साई इंग-वेन, ठीक है, अब ये नाम हम जानते नहीं, लेकिन नीचे वाला नाम देखो, किम जोंग, इसको हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये क्या है, उत्तर कोरिया ना, नॉर्थ कोरिया, यानी उत्तर कोरिया का तानाशाह है किम जोंग उन और लगा देना यहाँ, तो किम जोंग उन है, ये क्या है, उत्तर कोरिया का तानाशाह है। ये ना बीते दिनों में खबरें आपने सुनी होगी कि ये मर गया, है ना, कोई कहते हैं इनकी बीमारी हो गई, ऐसी बातें आई थी। और ये भी, है ना, 20-25 दिनों तक गुप्त ही था और अब अचानक प्रकट हो गया 2-3 दिन पहले। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रख लेना। तो किम जोंग उन उत्तर कोरिया, और मून जे इन साउथ मतलब दक्षिण कोरिया, गोताबाया राजपक्षे श्रीलंका। तो साथियों उत्तर देखो अपने आप बच गया। इस प्रकार भी कुछ उत्तर हल किए जा सकते हैं। ताइवान के राष्ट्रपति कौन बने हैं, त्साई इंग-वेन बने हैं, त्साई इंग-वेन बने। ठीक है, अब बात आती है ताइवान की। तो आप एक चीज़ तो आपको जाननी चाहिए, ताइवान की जो राजधानी है वो कौन सी है साथियों, ताइपे। ताइवान की राजधानी कौन सी है, ताइपे। अगर यहाँ की बात करें करेंसी की, तो न्यू ताइवानी डॉलर यहाँ की क्या है, करेंसी है, न्यू ताइवानी डॉलर। ठीक है, और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, ताइवान ही प्रथम देश था जिसने समलैंगिक विवाह को क्या दे दी थी, मंजूरी दी। प्रथम देश था ये ना, एशिया का प्रथम देश समलैंगिक विवाह को क्या दे दी, मंजूरी। समलैंगिक का मतलब आप समझ गए होंगे, पुरुष पुरुष, महिला महिला। ठीक है, अब बात करते हैं अपन लोग अगले अपने प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने विदेशों में अपने द्वारा बनाए गए मास्क बेचने की योजना बनाई है। यानी किस देश ने अपने द्वारा बनाई गई, यानी खुद अपने देश में स्वदेशी विकसित और दूसरे देशों में मास्क बेचने की क्या बना ली है, योजना बनाई है। तो साथियों ऐसा देश कौन है, ध्यान रखना हमारा। अब यहाँ पर बात ये देश की न करके, यहाँ जो प्रश्न आया अपना, विदेशों में किसने योजना बनाई है, तो देश तो अपना भारत ही है यहाँ, ये ध्यान रख लेना। लेकिन अब हमें ध्यान रखना है यहाँ इन चारों आयोग में से कौन से आयोग ने ऐसा काम किया है। तो देखते हैं, यानी कोई भी ये मंत्रालय भी हो सकता है, नीति आयोग, खादी व ग्रामोद्योग आयोग, निर्वाचन आयोग, कपड़ा मंत्रालय, यानी इनमें से कौन सा है। तो मित्रों ये जो विदेशों में अपने द्वारा बनाए गए मास्क बेचने का अभियान है, ये शुरू किसने किया है, खादी व ग्रामोद्योग आयोग ने इसकी क्या बनाई है, योजना बनाई है ना। और पहले हमारे भी यहाँ पर क्या किया जा रहा था, मास्कों की कमी थी, लेकिन अब मास्क इतने हो गए मित्रों कि विदेशों तक हम क्या कर रहे हैं, निर्यात कर सकते हैं। तो एक बड़ी अच्छी उपलब्धि की बात है साथियों। अब अपन क्या करेंगे, यानी इतना तो जान ही लेंगे, खादी व ग्रामोद्योग है ये, इसकी जो स्थापना है कब हुई थी। तो मित्रों इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। कब, 1956 में। और मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आप लोग जान ले। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है ना। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, ठीक है, अगर आपसे ये पूछ ले कि खादी व, ध्यान दे कितना अच्छा सा प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो बहुत अच्छा सा प्रश्न बनता है और आपके दिमाग में भी आएगा। ये अधीन है किसके, MSME मंत्रालय के अधीन। MSME का मंत्रालय का मतलब आप सब लोग जान गए होंगे, है ना, लघु, है ना, हम ये काफ़ी तरीके से पढ़ रहे हैं, है ना, लघु मध्यम व तीनों प्रकार के जो उद्योग है अपने, है ना, स्मॉल, है ना, एक मैक्सिमम और मिनिमम, जो भी है छोटे बड़े तीनों मिला करके, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग तीनों मिला करके जो बनता है वो क्या है, MSME है। ठीक है,
और इस एमएसएमई मंत्रालय के अधीन आता है। तो इसका मतलब अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसके मंत्री कौन है मित्रों। इसके मंत्री हैं हमारे, है ना, नितिन जयराम गडकरी। नितिन गडकरी जो सड़क व परिवहन मंत्री भी है और उनके पास भी यही जिम्मेदारी है। तो दोनों पद आपको याद रखना है। मैंने मोदी कैबिनेट में ये सारी बातें बताई थी। अगर आपको वो जानना है तो आप हंस वाहिनी क्लासेस के प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में जा करके करंट जीके का जो प्ले लिस्ट है उसको खोलिए। वहाँ भारत भ्रमण से संबंधित और करंट जीके की सारी कक्षा मिलेगी। मोदी कैबिनेट से संबंधित 2 छोटी छोटी क्लासें हैं, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें साफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये था अपना प्रश्न, है ना। अब अपन बात करते हैं अपने 10 नंबर प्रश्न की कि हाल ही में किस देश के फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉल लीग को शुरू करने की घोषणा की है। मित्रों, इन दिनों कोविड-19 की वजह से लगभग सभी देशों ने अपने, है ना, टूर्नामेंट वगैरह रद्द कर रखे हैं और अभी, है ना, एक देश ने वापस एक, है ना, अपना महिला फुटबॉल लीग को शुरू करने की घोषणा की है। तो ये जो देश है साथियों, जर्मनी है। जर्मनी ने ये काम किया है, वापस शुरू किया है। तो अब जर्मनी की बात आप लोग करेंगे, है ना। और ये जो फुटबॉल कप है 19 मई से शुरू होने वाला है, 29 मई से, सॉरी 29 मई से शुरू होने वाला है। ठीक है, और अब बात आती है जर्मनी की, है ना। यूरोप का देश है, आप अच्छी तरह से जानते हो। उसकी राजधानी कौन सी है? बर्लिन है ना। राजधानी कौन सी है? बर्लिन। मित्रों, पिछली कक्षा में एक कक्षा ऐसी आई थी, वहाँ पर शायद मैंने स्विट्जरलैंड की राजधानी बता दी थी, बर्लिन, स्विट्जरलैंड की। तो थोड़ा ध्यान रखना, उसकी बर्न हो जाएगी और ये जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक बताने में हुई है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। 19 मई से ये शुरू होने वाली है और जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। अगर यहाँ की करेंसी की बात करें तो यूरो हो जाएगी साथियों। और अगर अपन बात करें किसकी, यहाँ के प्रधानमंत्री की, तो एंजेलो मर्कल, है ना, चांसलर है यहाँ की, चांसलर एंजेलो मर्कल। और ये एंजेलो मर्केल, है ना, ये क्या है, विश्व की सबसे, है ना, शक्तिशाली महिलाओं में से, है ना, 1 नंबर पर है एंजेलो मर्कल। और अगर अपन बात करें भारत में भी एक महिला है जिसका नाम क्या है, निर्मला सीतारमण, जो वर्तमान में हमारी क्या है साथियों, वित्त मंत्री है। वो 34 नंबर पर थी भी, है ना। कितने नंबर पर? 34 नंबर पर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें। अब बात करते हैं साथियों कुछ और तथ्यों की। और आज आपके लिए क्या है अगला प्रश्न। आज का सवाल आपके लिए है कि हाल ही में किसने ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है। तो आपको बताना है कि टाटा ने किया है, पतंजलि ने किया है, जियो ने किया या फेसबुक ने किया। इनमें से किसने ऐसा अभियान शुरू किया, ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, आपको काफ़ी इसके बारे में विस्तार से मैंने बता भी रखा है। अगर आप थोड़ी सी भी नज़र रखते हो आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो। अब आपके लिए एक अच्छा सा प्रेरक कथन, ये प्रश्न तो आप लोगों के लिए है, तो आप लोग समझ भी गए होंगे कि ये प्रश्न आप लोगों के लिए दिया गया है। सभी लोग कमेंट में जरूर उत्तर लिखेंगे। मैं कहता हूँ जितना भी आपको उसमें मिलता है, जितनी भी आप जानते हो वो चीज़ लिख दिया करो। जो चीज़ आप लिख देते हो वो कभी आप भूलोगे नहीं। आप देखिएगा, प्रेरक कथन है कि बोल कर नहीं करके दिखाओ। देखो ये बात गौर करके सुनो, इस चीज़ को, बहुत अच्छी है। बोल कर नहीं करके दिखाओ। आपको क्या नहीं करना है, हर चीज़ बोल कर नहीं बतानी, करके दिखानी है। क्योंकि लोग सुनना नहीं देखना पसंद करते हैं, ज़्यादा देखना पसंद करते हैं ना। अच्छी तरह से पता है कि रेडियो केवल समाचार सुनाता था, लोगों ने टेलीविज़न पसंद किया क्योंकि उसमें दिखाई भी देता है, वही बात है ना। तो ये भी चीज़ है, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि बोलकर नहीं करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना नहीं देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। बिना हिम्मत के कुछ नहीं मिलता, एक चीज़ ध्यान रखना, बिना मेहनत के, किसके, मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। ये चीज़ आप समझ गए क्या, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। कुदरत चिड़िया को खाना जरूर देती है, कुदरत का मतलब प्रकृति हो गया, भगवान से ले लो आप, मगर घोंसले में नहीं, मतलब उसे लाना पड़ता है कहीं से खाना। ठीक है, देती तो है, लाना पड़ता है। ठीक है, तो ये वही बात है। कुछ लोग कहते हैं ना अपनी भाषा में कि चोंच दियो बिना चुगो ही देसी। ठीक है, ऐसे सुनते हैं ना, तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है, कुछ करना हमें पड़ेगा ना। जिस प्रकार इस चिड़िया को घोंसले में लाना पड़ता है, दाना कहीं से मिल तो जाता है लेकिन लाना पड़ता है। तो कहने का मतलब आपको कर्तव्य पथ पर अड़िग रहकर कार्य करना है, मेहनत करनी है। आप जरूर लोग सफल होंगे। इसी शुभकामना के साथ मैं आज की कक्षा को ही संपन्न करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।